नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी दुलारा। प्री नर्सरी का यह स्कूल इस वर्ष अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है और हमने निम्मों के नाम पर एक विशेष पुरस्कार रखा है, सबसे ज़्यादा चुस्त और कर्मठ बच्चे के लिए। यह स्कूल हम पति पत्नी एक साथ चलाते हैं। वह स्कूल के मैनेजर हैं और मैं प्रिंसिपल। निम्मों को हमारे पास हमारा पुराना नौकर लाया था। मेरी यह बेटी बेठौर हो गई है। इसके घर वाले ने घर पर दूसरी बिठा ली है और इसे निकाल बाहर किया है। इसे आप आया रख लीजिए। अपनी पहली तनख्वाह लेते समय वह हाथ जोड़कर खड़ी रही। हमारे मुन्ने को आप अपने स्कूल में पढ़ लेने दो, खेल लेने दो। तुम जानती हो यहाँ एक बच्चे से हम कितनी फीस लिया करते हैं। मैं हंस पड़ी थी। जानते हैं, और इसलिए हम आपका घरेलू काम करने को तैयार हैं। चौका, बर्तन, झाड़ पोछ, कपड़ा सब देखेंगी। मैं मान गई थी और उसके बेटे को अपने स्कूल में दाखिला दे दिया था। लेकिन जैसे ही उसके बेटे ने हमारे स्कूल के 2 साल ख़त्म किए थे, उसकी दूसरी विनती तैयार हो ली थी। हमारे बेटे का एडमिशन भैया लोग के स्कूल में करवा दीजिए। हम जानती हैं वहाँ के बच्चों के माता पिता का अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, मगर आप लोग सिफारिश कर देंगे तो उनसे न कहते नहीं बनेगा। फीस मैं सब दे दूंगी। किताबें और वर्दी आप लोगों से मांग लूँगी। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की हमारी बड़ी तमन्ना है। उस समय तक निम्मों की उपयोगिता तथा कार्यकुशलता हमारे दिलों में कुछ इस तरह से घर कर चुकी थी कि हमने उसकी यह विनती भी मान ली। फिर 2-2.5 साल और बीते होंगे कि उसकी नई मांग तैयार हो गई। हमारे मोहल्ले का माहौल ठीक नहीं। लड़के को वहाँ पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है। सोचती हूँ आपके चिड़िया खाने के एक कोने में हम दोनों भी पड़े रहेंगे। संयोग से उन दिनों हमारी कई चिड़िया मर गई थी और दूसरे बाजार से जो दाना दुनका हम उनके लिए लाया करते थे, वह अब दिन प्रतिदिन महंगा पड़ता जा रहा था और हम नई चिड़िया पालने के लिए तैयार न थे। वहाँ आते ही निम्मू ने अपना काम चौगुना बढ़ा लिया। वहीं पिछवाड़े रही खाली जमीन के एक टुकड़े को बगीचों में बदल डाला। हमारे डोबरमैन रॉजर की सेवा टहल शुरू कर दी। लेकिन वह तस्वीर का एक रुख था। दूसरी तरफ बेआरामी शुरू हो गई थी, उसके बेटे के कारण। लड़का बहुत अजीब था। हमारे प्रति निम्मो जिस अनुपात से अपना दास भाव जताया करती, उसी अनुपात में लड़का अपनी बेरुखी हमारे बगीचे को लेकर, चिड़ियों को लेकर, रोजर को लेकर उसके अंदर कोई कौतूहल, कोई उत्साह न था। हमारे बेटे रॉजर के संग रकुल खेलते कूदते, मगर वह उनकी तरफ देखता भी नहीं। उनकी बात तो एक तरफ, वह हम पति पत्नी को भी देखकर अनदेखा कर देता। और तो और यदि हम में से कोई उसे आवाज़ भी देता तो वह उसे अनसुनी कर जाता, गुमसुम बना रहता। फिर लड़का जब और बड़ा हुआ तो चिड़िया खाने की दिशा से उधम की आवाज़ें हम तक पहुंचने लगी। कारण निम्मो ने बताया। कस्बापुर का अंग्रेजी स्कूल 5वीं तक ही था और इसी कारण हमने अपने दोनों बेटों को वहाँ 5वीं जमात खत्म होते ही बाहर के एक नामी पब्लिक स्कूल में भेज दिया था। और अब निम्मो का बेटा भी बाहर पढ़ना चाह रहा था। उसे रास्ता मेरे पति ने सुझाया। सभी सरकारी प्रतियोगी छात्रवृत्तियों और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। तुम 6ठी जमात से आवासीय छात्रवृत्ति पा सकते हो यदि तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे। आगामी वर्ष उसकी आवासीय छात्रवृत्ति उसे नैनीताल ले गई। वहीं से उसने अपनी 10वीं जमात में राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता के अंतर्गत एक नई छात्रवृत्ति भी प्राप्त और फिर अपनी 12वीं पूरी करते करते CPMT की परीक्षा भी दे डाली। परीक्षा में वह सफल रहा और लखनऊ के GMU में प्रवेश पा गया और फिर 7वें वर्ष वहीं के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तैनात हो गया और निम्मो को रुपया भेजने लगा। इस बीच उसकी एक डॉक्टर सहयोगिनी ने उसमें रुचि दिखलाई और उससे अपना विवाह भी रचा लिया। उसके ससुर IPS अधिकारी थे और IG के पद पर पहुँचते पहुँचते अभी तक 7 में से अपनी 3 ही बेटियों को पार लगा पाए थे और अपना दामाद ढूंढते समय
लड़के का केवल भविष्य देखते थे, उसका अतीत नहीं। निम्मो के भाग्य में उनकी चौथी बेटी आई थी। बेटे के विवाह की सूचना भी उसे विवाह समारोह के उपरांत दी गई थी और उसमें उसे सम्मिलित न करने का कारण बताया गया। उसकी दोनों आंखों में उतर आया उसका मोतियाबिंद। रुपए जरूर उसके माह पहले से ज़्यादा भेज दिए गए थे। कस्बापुर में उसका बेटा पहले भी बहुत कमाता था, किंतु विवाह के बाद तो एक बार भी ना आया। निम्मो के आग्रह के बावजूद कहता, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी या ससुराल में से कोई आपको आपके पुराने मोहल्ले में देखे। इधर 1 आध साल से अपने मोतियाबिंद के कारण निम्मो ने हमारा काम और चिड़िया खाना छोड़ रखा था और वह अपने मायके वाले पुराने मोहल्ले में रहने लगी। बहू से मिलने का अवसर निम्मो को मिला बेटे के विवाह के चौथे माह, जब अपनी भतीजी के साथ वह बेटे के सरकारी मकान पर अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाने के उद्देश्य से उनके पास गई थी। अगले ही दिन लौट आने के लिए बहू बोली थी, सर्दी के मौसम में आँख अच्छी बनती है, तभी आइएगा। मेरे पास आकर निम्मो खूब रोई थी और मैंने उसे दिलासा भी दिया था, तुम्हारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम करवा देंगे, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे बेटे को जब तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी वह अपने आप यहाँ आन प्रकट होगा। मैं नहीं जानती थी उसके चौथे ही दिन उसका आना अनिवार्य हो जाएगा। निम्मो को मुखाग्नि देने निम्मो की मृत्यु का समाचार लेकर उसकी भाभी मेरे पास आई थी। बताया था, निम्मो जीजी सुस्त तो तभी से थी जब से बेटे के पास से लौटी थी, न खाने में मन न बतियाने में मन। कल रात बोली, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मेरी चारपाई छत पर डलवा दो। हम लोग सोचे क्या हर्ज है, अगल बगल लड़कियों को सुला दिया जाएगा, बीच रात कहीं जाएंगी भी तो उन्हें साथ ले लेंगी। लेकिन नहीं, रात में तीसरे पहर पानी पीने के लिए अकेली उठी हैं। सुराही से ग्लास भी ज़रूर भरी है, क्योंकि छत से ग्लास के गिरने की आवाज़ पहले आई है और उसके धप धप की बाद में। लड़का अकेला आया था, पानी के बगैर। संध्या गहराते ही हमारे बंगले पर चला आया। क्या मैं आज की रात आपके चिड़ियाखाने में गुजार सकता हूँ? मगर क्यों? मेरे पति चौंक लिए। वहाँ बहुत गर्मी होगी, न वहाँ कोई एसी है, न कूलर, न बिस्तर, न चारपाई। आप एक सरकारी डॉक्टर हो, किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस में जगह पा सकते हो। जब अम्मा मुझे वहाँ लाई थी तब भी वहाँ न एसी था, न कूलर, न बिस्तर, न चारपाई। वह रुआसा हो चला। मगर तब तुम्हारी अम्मा तुम्हारे पास थी, भरी पूरी, अपनी मेहनत अपनी लगन के साथ, तीखी धात तीखी साध लिए तुम्हें आगे पढ़ाने की, डॉक्टर बनाने की। मैंने कहा, जो मेरे अंदर गुस्सा जमा करती रहती थी। हमारे सम्मुख अपने को खुलकर सामने लाने का यह उसका पहला प्रयास था। श्रद्धा क्यों नहीं, कृतज्ञता क्यों नहीं, उमंग क्यों नहीं? मेरे पति भी मेरे संग हैरान हुए, क्योंकि मेरी पढ़ाई को लेकर वह मेरे साथ बहुत सख्ती करती थी, मुझे पीट भी देती थी। जो भी उनके हाथ में होता या बगल में मुझ पर बरसाने लगती। झाड़ू हो, बेलन हो, चप्पल हो, बगीचे ही से चुनी हुई कोई लकड़ी हो, कुछ भी, वह पिटाई तो मेरी हड्डियों में आज भी जिंदा है। यह समय पुरानी उस पिटाई को रोने का नहीं, मैं अकुलाई, निम्मो के हौसले की दाद देने का है। निस्सहाय थी वह, लेकिन लाचारी उसने कभी नहीं दिखाई। तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल जुटाए, नर साधन जुटाए, अपनी भूख प्यास नींद आराम सब न्यौछावर कर दिया। जभी तो आज रात मैं उस चिड़िया खाने में गुजारना चाहता हूँ, जिसकी हवा में अम्मा ने मेरे साथ भी कई सांस खींचे और मेरे बगैर भी। वे सांस आज भी वहीं ठहरे मिलेंगे मुझे। लड़का भावुक हो उठा। तुम्हारे सोने का प्रबंध वहाँ कर दिया जाएगा, मैंने कहा। टेबल फैन और बिस्तर भी लग जाएगा, मगर वहाँ जाना तो विचार भी करना, निम्मो के जीवन काल में तुम्हें उस चिड़िया खाने का ध्यान क्यों नहीं आया? सच कहूँ तो भोक्तावाद मेरी इस नई दुनिया के सामने अम्मा की उपस्थिति मुझ में हीन भाव उत्पन्न करती। मटमैली उनकी आकृति, बेढब उनके कपड़े, लोकाचार के प्रति उनकी अनभिज्ञता, सब मुझे बेचैन कर जाते थे। ऐसा होता है, मेरे पति बोले। दिखावट की अपनी उस नई दुनिया में बेहतर सामाजिक स्थिति पाने के बाद बहुत से युवक उस सीढ़ी को परे सरका दिया करते हैं जिसके सहारे वे ऊपर पहुँचे हैं।
जो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने जोड़ा। लज्जित होकर लड़के ने अपनी आंखें नीची कर ली। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी दुलारा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।